नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास 12 जो कि आरोहण नामक पाठ्य पुस्तक से आज अंतराल भाग 2 से जो कि क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक है से दूसरा पाठ है आरोहण। आइए जानते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। तो पर्वतारोहण अब पाठ्यचर्या का अंश बन गया। पर्वतारोहण जो होता है पर्वतों के ऊपर चढ़ना, आरोहण मीन्स चढ़ाई, क्या पर्वत प्लस आरोहण, पर्वतों के ऊपर चढ़ना अब पाठ्यचर्या का अंश बन गया। कह सकते हैं कि यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते नजर आते हैं। प्राय पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं, अर्थात जो कोच भी बनते हैं तो वो भी पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले होते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी जो दिनचर्या होती है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। अर्थात आरोहण जो कहानी है उसमें लेखक ने क्या किया है कि पर्वतारोहण की ज़रूरत क्या है, पर्वतारोहण की जो ज़रूरत है उसे, और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता क्या है, उसका यूज क्या है, उसको इस पाठ में रेखांकित किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन, संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है इस आरोहण नामक पाठ में। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की दिनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद, संघर्षमय होती है, उसका विस्तृत विवरण यह कहानी जो है आरोहण, यह कहानी प्रस्तुत करती है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्द, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेशों की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है, अर्थात एक लोक भाषा का अपना अलग ही महत्व है। कहानी में यह शब्द संरचनात्मक भूमिका में है। इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं एक नज़र इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थों पर। खतो किताबत मीन्स होता है पत्र व्यवहार, खतो किताबत मीन्स पत्र व्यवहार। वहीं मुकम्मिल मीन्स स्थायी, खासम खास मीन्स अति विशिष्ट अंतरंग, तौहीन मीन्स बेइज्जती, जर्द मीन्स पीला पड़ जाना, जर्द मीन्स होता है पीला पड़ना। वहीं इम्पोर्टेड मीन्स होता है आयातित, इम्पोर्टेड मीन्स आयातित। दरियाफ्त मीन्स जानकारी प्राप्त करना या पता लगाना। यहाँ मीन्स यहाँ, घाटवटी मीन्स पहाड़ के पार जाने का रास्ता। चंदो मीन्स सामियाना या चादर। दरकना मीन्स फटना, दरकना मीन्स फटना। पगुराना मीन्स जुगाली करना, पगुराना मीन्स जुगाली करना। पैबंद, पैबंद मीन्स थेगली। सुपिन, सुपिन मीन्स एक नदी का नाम है सुपिन। वहीं अस्फुट, अस्फुट मीन्स अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। कुहेड़ी मीन्स कोहरा। गसेरी मीन्स घास वाली। डांडिया मीन्स पहाड़ियाँ। हिलांस मीन्स एक पक्षी का नाम है हिलांस। ना बास मीन्स ना बसना।
गफलत, गफलत मीन्स गलत फहमी, उर्दू शब्द है। वहीं असावधानी, अनुतप्त मीन्स पछतावे से भरी, रॉक पिटन मीन्स चट्टान में गड्ढा करना। वहीं ड्रिल, ड्रिल मीन्स खोदना। लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन। संभ्रांत मीन्स कुलीन, खानदानी या रईस। मशगूल, व्यस्त, लगा हुआ। शिनाख्त, शिनाख्त मीन्स होता है पहचान, शिनाख्त करना, जैसे पुलिस वाले यूज करते हैं शिनाख्त करना। वहीं शख्सियत मीन्स व्यक्तित्व। तिलिस्म मीन्स जादू। वजूद मीन्स अस्तित्व। हिलकोरी, हिलकोरी मीन्स स्वर लहरी, हिलकोरी मीन्स स्वर लहरी। तो अब चलते हैं आपके पाठ पर। आरोहण जो कहानी जो है संजीव नामक लेखक की है ना। तो पढ़ते हैं। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही में। माही एक गांव था। रूप सिंह जो आता है बाहर से पूरे 11 साल बाद। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर, देवकुंड एक जगह होती है वहाँ पर उतारती है। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी कि कोई उसे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा, कि या कि इतने सालों बाद लौट कर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा। उसको यह झिझक थी या अपनत्व था, लाज, उसको शर्म महसूस हो रही थी। किसको? रूप सिंह को। कोई खतों के किताबत भी नहीं, अर्थात तो कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं। ना कोई पत्र आया, ना कुछ। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी, एक परेशानी और थी कि 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क न बन पाई, अर्थात अच्छी सड़क अभी भी नहीं बनी थी 11 साल बाद भी। और माही के लिए, खास करके उस गांव के लिए अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। कौन था? शेखर कपूर, जो उसका साथी था। रूप सिंह का ब्याह आता उसके साथ। और एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरा आईएएस ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लेवा जाना अपने गांव की तौहीन अर्थात बेइज्जती कराना ही तो हुआ ना। वह सोचने लगता है। शेखर अपने बाइनोकुलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। यह दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़ थे। यह बहुत लंबी बात थी, कह सकते हैं कि कई नदियाँ और कई घाटियाँ भी थीं, बहुत दूर था। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा और फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फुफुंदियाँ जड़ी हुई थीं। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचना था उसे। अर्थात तो उसका जो मकान था, घर था, माही जो गाँव था, वह बहुत ही दूर था, जो कि उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेड अर्थात मंगाई हुई घड़ी पर नज़र गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम हो तो होनी ही होनी है। वह सोचने लगा। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नज़र डाली और चाय वाले से पूछा कि यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कन्हे जाना छावा, तो ये वहाँ की पहाड़ी भाषा थी। आप किधर जाना चाहते हैं? आपको कहाँ जाना है? आप कन्हे जाना छावा, तो माही सरगी से पहले का गाँव। तो उसने कहा माही सरगी से पहले का गाँव। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, सवाल करने लगा कि हाँ, यहाँ से, यहाँ मिस होता है, यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही। तभी जैसे कुछ याद आया उसे। उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा।
ओए महीप तू ही बकी जाना छू, तू वहाँ जाएगा? अरे माही। तो उसने माही जाने के लिए उस लड़के को पूछा। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला? अर्थात वह बहुत ही छोटा था। शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहाँ सवारियाँ मिलती कहाँ हैं? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है, अर्थात कुछ करना थोड़ी है, मक्खी मारना है। घाट बड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो। अर्थात इधर उधर वह कह रहा है कि घाट बड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो। अर्थात यहाँ पे घाट में क्या है, झगड़ा करने के वास्ते थोड़ी आए हैं, पैसे कमाने के वास्ते तो आए हैं। तो चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहाँ से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था, मगर घोड़े के 100 रुपये। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर और दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदोब जहाँ तहाँ दरकने लगा था। धूप की सुनहली पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियाँ मानो धालीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, कौन किसके लिए था। उजाला अंधेरे का या अंधेरा जो था उजाले के लिए था। चढ़ाइयाँ और ढलाने, बीच बीच में जहाँ तहाँ उगे छोटे छोटे घरौंदे थे उसके, अर्थात जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छटक गई हो, इस प्रकार से लगता था। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झड़ झड़ कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास थी, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के, इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। अर्थात जो पूरा रास्ता था, कह सकते हैं कि पहाड़ों से ही उकड़ जाता था और वहाँ पर पहाड़ों में हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली नजर दिखाई दे रही थी, फसल दिख रही थी। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सूपिन नदी थी वह। सांप की मारी अभागन सूपिन उसको कहते थे। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था। कहते हैं कि जो झरने थे बह रहे हैं, पतीला दुर्दीला सुनो कि ऊंची ऊंची डंडियों में हे कोहेड़ी ना लाग तू, ऊंची ऊंची डंडियों में हे कोहेड़ी ना लाग तू, इस प्रकार के गीत गूंज रहे थे। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खर खर के अस्पष्ट, अर्थात अस्पष्ट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। ऊंचे नीचे पाँखों में हे घसेरी न जाए तू, गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग सी अमूर्त लोक से उड़ रहा था। अर्थात वह उन्हें सुनाई तो दे रहा था, लेकिन कहाँ से आ रहा था ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे थे। कि ऊंची नीची डांडियों में हे हिलांस न बास तू, इसका मतलब क्या हुआ यार? वो उनसे पूछने लगे। शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किए। मतलब कोहरे से सवाल कर रही है कोई घास गड़ने वाली पहाड़ी लड़की कि एक कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम न लगो जाकर। उस गीत का मतलब वह बताता है कि हे कोहरे, हे कोई घास से गड़ने वाली, घास काटने वाली कोई पहाड़ी लड़की है, और वह एक कोहरे से कह रही है कि कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है
कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तू न जाया कर। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपने बसेरा न बनाया करे। मगर तेरी आवाज़ भर्रा क्यों गई? बताते बताते शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपको वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, तो दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। तो शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ वही, ये ठीक है, मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया यहाँ। उड़ गया मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में। ऐसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नज़र नहीं आते। अर्थात अच्छे रास्ते नज़र नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला सिवाय खुरों की आवाज़ों और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिलकोरों में अगजग डूब उतरा जा रहा था। सारी दुनिया सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यही ठमक गया रूप, यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। अकेला था क्यों? शेखर भी रुक गया। अब क्या था? वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड। तब उस समय की बात है कि भूप दादा को धकेल के वो मैं घर से देवकुंड की ओर भाग गया था। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भाग ना जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने धक्का दे दिया और उन्हें यहाँ इसी जगह। वे संभल ना सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया। उस ढलान पर हम दोनों लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप और उस तरफ मैं झूलने लगे। हम दोनों बीच में थे। हमारे हाथ बहुत सख्त जान थे, अर्थात जान थी तब। भूप दादा बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, कहते हैं। मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे, अंदर से उतने ही क्या नरम महसूस करते थे। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। गफलत में होती है गलती। तो उन्होंने समझा था कि वे अपनी गलती से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे, अर्थात कि गलती खुद की है। कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। भुइला, तो उसको क्या कहते थे? भुइला। उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा। वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। अर्थात बदन में सोता शरीर। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं, अर्थात कुछ चोटें आई थीं जिनके दाग अभी भी बाकी थे। रूप ने बाहों को और इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। वहीं पर रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओ कैसी चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताए। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते, पर्वत की चढ़ाई जानते होते तो इतनी मुश्किल ना होती। बच्चे की तरह बोल उठा था शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाकई के साल भर बाद हुई। अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते?
रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए आप। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज़ की सुदमी से याद रह जाती थी और न शेखर को, और यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। पर्वत की जो चढ़ाई थी, यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुआ था। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही हाँ कहते हुए करते हुए प्रशिक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पैटर्न लगाते। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार न मिली तो क्या होता? तो ड्रिल करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे रॉक पैटर्न, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी, नो। आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, सबसे पहले देखो, देन गार्डनिंग, उसके बाद उसको गार्डनिंग करो। चौरस या समतल बनाना, फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, इग्नियस है, ग्रेनाइट है या मेटामार्फिक या सैंडस्टोन या सिलिका, अर्थात किस प्रकार का पत्थर है उसी हिसाब से उस पर पैर रखना होता है, वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो प्री-रैपलिंग नहीं होगी, अर्थात अच्छी प्रकार से नहीं चढ़ पाओगे। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा से आंखें नचाई। यस। दोनों आरोही अति उत्साही थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान न हुआ कि ढलान से उतरकर कब के भी बीच के मैदान में चले आए थे। अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से सकरा होते चला जा रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। वह कहने लगा कि इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही जाना हो तो ख्याल रहे दोनों के बीच सुपन है, कैसे करेंगे? रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। तो रूप था वह पहाड़। तो वह कह रहा था, 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट, जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफ़ी ऊपर तक देवदार के वृक्ष जो थे वे खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। तो यह लाइमस्टोन जो पत्थर होता है, सीकरी जीन, बस। अब क्या था, नहीं ओवर हैंगिंग भी है, लटकने वाला भी है। हाँ है, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकता कर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की सकरी नदी से बजते हुए पहाड़ से सटे बेहद सकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब वह घोड़ा को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरो, संभली के आए वीरू, दाएं चल, दाएं, अरे ले जाता है नदीमा, दाएं दाएं संभली के। अर्थात इस प्रकार के निर्देश वह महीप जो था घोड़े को दे रहा था। मगर जब सामने भेड़ें आ गईं तो भेड़ों के साथ साथ भौटिया कुत्ता भी था, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नज़र कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अमारूप, शेखर ने धीरे से कहा, पहाड़ की
तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी कोई उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी, जैसे देखकर मन में कुछ ना कुछ है होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी। इतनी। शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, रूप रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई। जैसे उम्र के 24 शिखर से नीचे उतरने लगा। वह भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती, इतनी ही हसीन भी थी ना। अर्थात कह सकते हैं कि इतनी ही हसीन भी थी ना। वह इतनी हसीन थी कि नहीं, मतलब उस लड़की की ओर इशारा करते हुए वो कहता है, शायद आपने भी किसी से प्यार किया होगा शायद। तो ओह, ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता। अर्थात तो वह उसको उस लड़की से भी ज़्यादा सुंदर बताता है, जबकि वह खुद बैठकर स्वेटर बुना करती। मैं उसकी भेड़ें हाँके करता, उसके लिए ब्रोंज के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे ला कर देता था। और बदले में क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्के की रोटी वगैरह। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। तब क्या था कि वे ना आते तो मुझे, जिस दिन भूप दादा ना आते तो आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेंप भरी हंसी हंसकर चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं। कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से साहब का पड़ा मिस वाला पड़ा, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। अर्थात उसको जो पसंद थी वह क्या थी? शैला। और वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में ही रस मिल रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ। यह कहाँ गया वह? यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं। बोला, ये लड़के, तू हमें कहाँ ले वाला जा रहा है? मही बोला, मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था। वहाँ भेड़ें चराने आते थे लोग। पहाड़ के धंस में वो सब कब का दब ढक गया साहब। वह कहने लगा, महीप, लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियाँ, वो मुकामात, वो मुलाकात, सब के सब डब धक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। अर्थात 11 साल बाद जब आता है तो सब कुछ भूस्खलन में दब चुका था। अब क्या था, कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। हाँ, वो क्या पांडव इसी रास्ते गए थे स्वर्ग को? इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग। उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी है। जब बर्फ़ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता होगा। जब ही न लैंडस्लाइड हुआ। यह बात नहीं, मैं तो उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल। फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। वो तो है ही, अर्थात वो तो है ही। मैं सोच रहा था, बर्फ़ के दौरान क्या होता होगा। ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओ महीप। जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं।
नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने, किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा उसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा, साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुच काटते निर्देश देते चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उसके फालतू सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की। जगह थोड़ी चौड़ी थी, पानी रास्ते को काट कर बह रहा था। लोगों ने मोहर लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। वहीं चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, फिर वह खुद पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब, जैसे रूप जैसे अतीत में लौट आया था। उसके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी ज़रूरत होती। मैंने भी न वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लेवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए होते साहब। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे। मगर यह लड़का एक ही गुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। आई होप दोस्तों आपको यह पार्ट समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या बाद में देख सकते हैं, या इसकी स्पीड जो है कॉर्नर से आगे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं साहब, इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक करके फिर सवार हुए घोड़ों पर और चल दिए। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती। रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा कि अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, बस उसी डांडी पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं, तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसा सुना ही नहीं। वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज़्यादा, फिर भी वह पिला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया रूप, अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग। रूप ने कहा कि फिर मन ही मन झेप गया वह भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जाता रहा था। वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। एक और सुपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ, भूप दादा और भूप लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ये मेरे प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन। उस सबको वह कहता है। बहुत पुराने लोगों में से किसी न किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं, अर्थात नए जो लोग हैं उन्होंने नहीं। 100-2 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था और दिन कभी 3 ही बजे थे, मगर यहाँ ठंड काफ़ी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नज़रें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। लड़का एक सयाने सही सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोच कर रख लिया और 10 की गड्डी से 12 कड़े कर नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थक गए हो और तुम्हारे घोड़े भी, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा कि यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया, बल्कि पीठ फेर कर नोटों को गिनने में मशगूल रहा।
बिजी रहा। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मोहर झुर्रियों के दलबल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर उसे ही देखा जा रहा था। कने जाना छावा साहब, कहाँ जाना है साहब? रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमंग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की सिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी उसे जोड़ने सजाने लगा। बाबा यक भूप सिंह रूप सिंह 2 ही भाई होंदा छे। हाँ, इस बार बूढ़े के होठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहली भाई गई छाई। अगर मैं बोलो लूँ कि मैं वही रूप सिंह छूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं वही रूप सिंह हूँ तो तू ना आप मजाक करी छूम साहब। अर्थात वह कहने लगा कि तब तो ही भी मजाक ही छे जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन? पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज़ है? त्रिलोक न जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना के वास्ता किस लिए? तो गड़बड़ा या गया रूप उनकी इस जिरह पर। बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, सरकार इसी के लिए 4000 तनख्वाह देती है हमें। लिया सुन लिया एक ही बात, ले सुन ले यह कही इसने बात कि त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि ये एक रूप सिंह छे। यह रूप सिंह है, चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूँ छे कि सरकार या को सिर्फ म्याल चढ़न को वास्ते 4000 तनख्वाह देवे छू। यह क्या बात हुई? कैसी अहमक है यक सरकार भी? तो शेखर की उपस्थिति में अपने ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया गया रूप। कि आप कभी नीचे नहीं गए ना? के वास्ता नीचे? तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। 11 हाँ 11 तो ऊपर उड़ी के चली गए छू बेटा। वो उधर त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नज़र, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शनाख्त ओझल थी। और बाबा और माँ वो तो और भी ऊपर। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले ही एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन। उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा। कुछ देर बाद भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना? भूप है, रुको बुलाते हैं। अरे भूपा। बूढ़े त्रिलोक की आवाज़ प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आह्वान कर रहा था। कितने लोग हैं वहाँ? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया कि अरे वो है उसकी घरवाली, एक लड़का। लेकिन वो तो आगे के शब्द रोक लिए उसने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वही लेवा आया ना घोड़े पर आपको, किसी लड़के ने बताया। तो वो रूप ने मुड़कर देखा। महिप वहाँ नहीं था। काफ़ी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए, स्ट्रेंज अजनबी। भूप तो यक किसी से बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर ना कर, जा चढ़ जाए
म्याल पहाड़ पर। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार यह काम का वास्ता तुझे 4,000 तनख्वाह देती है। अर्थात सरकार इस काम के बदले तुझे 4,000 तनख्वाह देती है। वो बात नहीं दादाजी। पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों के सहारे चढ़ते हैं। यहाँ तो साथ लाई नहीं। ओ, त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आईं। इतना सारा इंतजाम हुए तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिया। अरे वो देख, भूप तो इधर ईद आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज़ आई तो उस दिशा में सबकी नज़र मुड़ गई। पहली नज़र में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पाँव किसी डिबके की ओट में थे और सिर किसी डाल की ओट में। सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में ऊपर उतनी ऊंचाई तक। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका जो तिलिस्म अभी भी बरकरार था। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया सख्त लंबोतरा चेहरा था उसका। उसकी अजीब सी स्थिति प्रज्ञ आंखें मध्यम मध्यम जलती हुई, बाहों पर कटे का निशान, और वही बिल्कुल वही 11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हुआ आए थे वो दादा। दादा रूप जा झुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूँ तुम्हारा बहेड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ तक देखा। फिर देखते देखते नज़रों की बर्फ़ पिघलने लगी। कब आया? अभी अकेले। तो इस प्रकार से उनकी बातचीत होती हैं। नहीं, ये मेरे साथ हैं कपूर साहब जो मुझे लेवा लाए थे। उनके लड़के शेखर साहब आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे। बोहिला अर्थात अनुज, चल ग्यार घर चल, कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए और बिना उनकी सहमति का इंतजार किए, बिना इधर उधर नज़र डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। रूप ने होठों पर उंगली रखकर उसे चौखल करने से मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा वह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड, झाड़, झंखाड़, बगल में बहती सुपेन का शोर, नदी का शोर। बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे जिनसे आंख में चोली खिलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या वे। चढ़ाई शुरू हो गई थी। प्राय चढ़ी चढ़ाई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, फिर रुक गए। क्या हुआ? आगे नहीं चढ़ पा रहा हूँ। भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना बार पहाड़ीपन बच्चा रह गया है ना। फिर से नीचे उसके पास आए। उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी और फिर उसने कमर पर बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए बोला, ले पकड़ इसको। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा और जो और भी नीचे खड़े हाँफ रहा था। पहले इसे चढ़ा ले, फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे। उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े रूप पीछे पीछे। बाप रे! बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट
पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जाते। देखे थई मजबूती से पकड़ी के राखी, इन्ना हवा के गिर गैल सूपिन माँ। देख ऐसे मजबूती से पकड़े रख, ऐसा ना हो कि जागरे सूपिन में। भूपदाता सांप थे, छिपकली थे, बनमानस थे या रोबोट। वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती, वह तो खुद के साथ साथ उससे भी खींचे लिए जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज़ दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते देखते हिमांग पर छाए बादलों के अदृश्य हो गए। वो ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। मकई मिस मक्का। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज़्यादा दिनों के नहीं थे। यह देखने से ही लग रहा था कि उसने गौर किया। ऐसे में पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखा। उसी के बगल में 2 छानी अर्थात छप्पर का झोंपड़ा भी। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी गोरी, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सूपिन में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था कि पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ तक उतार लिया और बोले, भूप तेरी भाभी। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप शेखर ने पुकारा, यार, इट वॉज ए रियर एक्सपीरियंस। हाँ, वह कहने लगा, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी नन्ही भाभी श्री का लड़का है। वो महीप घोड़े वाला लड़का जो है तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुत जोरों की बारिश है बाहर। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। सुबह उठे थे, आसमान साफ था। पूरब की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध जो थी अरुणाव हो रही थी, धीरे धीरे छटी थी। कुछ धुंध नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियों, सीप, घोंगी की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। भाई, बस थोड़ी सी ही धुंध छटी है अभी। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर, मिट्टी के मलबे हटाने हैं।
तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं, साक्षात उससे वो, मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा। तुम्हें अभी रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे। आग के गिर्द बुनी हुई मक्की की बाल और चाय भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की इस अदद कोशिश। यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है मुझे और शर्मिंदा ना कर। तो सुन वहीला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी हुई, सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इतनी सच्चाई तो वही जाने है जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी। उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी। ये हिमंग पहाड़ उसका बोझ न उठा सका, दशक गया और अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर था इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने, लाचार असहाय। तू होता तो इस पहाड़ का मलबा क्या था? पहाड़ तक उठा लेते दोनों भाई, खेत भी खींच कर निकाल लेते, माँ बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा न मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ही तबाह, अर्थात सभी लोगों के अपने अपने तबाह हो गए थे। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह दसाव हुए थे। रास्ते बदल गए, नदियां बदल गईं। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी कि मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता, मौत की तरह फैला हुआ म्याल। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें। वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे कि तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप के मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक आई थीं। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गेंद ने कहा था, मैं तुझे खा जाऊंगा नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा नहीं। खैर, मैं याद दिलाता हूँ कि गेंद के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा, क्यों? गेंद बोला, इसलिए कि तुम मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकते। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरे धीरे कर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गेंद उसके बचकानेपन पर हंसा, तो नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में थन गया मुकाबला। गेंद के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात, क्या औकात। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज न छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी, तो क्यों ना मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। चिड़िया ने सोचा, कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा, मन में मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे, अर्थात प्राण ही निकल जाएंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गेंद की पीठ पर। गेंद अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था।
वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी। जो कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगा भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कस खींचे, फिर बोले, तो वही ला। इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का, थोड़ी बहुत खेती शुरू करी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन सैला? रूप चौकन्ना होटा से सा। हाँ, अभी तक मुझे याद है, इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तरासा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। सैला के आने से खेती फैल गई। बर्फ जमी न थी, सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आई? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इसे मांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहाँ हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सूपन में गिर रहा है था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने जब रातों को बर्फ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी। यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो और इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गए आखिर। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा यह सब। शेखर ने पूछा। अभी ई जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं। 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ से आग को बिठा देते हैं। वो ई तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते था ना, न था। फिर उसको बच्चा भी होने वाला था तो हम ले आई दूसरी औरत, ये तेरी दूसरी भाभी। सैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन हयाई से कूद गई सुपर्णमा, अर्थात यहीं से कूद गई सुपन में, नदी में। स्तब्ध रह गई रूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप। तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ये नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। चाहा भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए ना, काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना, देखे तो नहीं रही। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की महाई वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर जो थे उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर दोनों ही पिघले।
तू गया, तेरी माँ जो थी पीछे, माँ गई, बाबा गई, फिर सैला गई, सबसे आखिर में मही भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे थे भूप दादा इस वक्त। रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? तो हम आपको क्या लगता है? दोनों ही। हंस पड़े भूप। शायद पहली बार बोले। हम कहाँ के पहाड़ हुए भला? हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा दादा रूप का गला भराया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। वो गंभीर हो गए। ना, हाँ कहा, ना ना, एक बार चलकर देख तो आइए आपका बोहिला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा। वो भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर मना चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं करने देनी चाहिए। कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए भी। तो आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा। शौकिया चढ़ने वालों का तरीका, मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीत और नन्ही चिड़िया वाला। जहाँ जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहाँ बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। ओ, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। भूप को जैसे उनकी सुध अब आई हो, अर्थात बैलों की सुध, बैलों की याद। जोर से बोले, सुन लिया, सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नजरों से देखा। तो बैल भी हैं यहाँ, मगर ये आए कैसे? बैलों को बाहर धूप में निकाल कर बांधा भूप ने। नाटे, छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लेकर डाल दिया उनके सामने। वो भैया, ये बैल कैसे आए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए, आप भी बताओ जी। सुना बड़ा माइंड रखते हो, आईएएस वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत हुआ कि भगुआ गया। अजी कंधे पर ढो के ले आए इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर इन्हें? क्यों, मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, तो आप दोनों को ला सकता हूँ, इन्हें नहीं ला सकता। अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते। सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए पहले, और दूसरा, फिर यहीं पलकर बैल बन गए। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब न दिया। हंसुए से मकई के डंठलों को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धस सकता है। मालूम है, उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। यह तो सरासर खुदकुशी है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहता बचने का मुकाम। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज़ भर्रा रही थी। मैंने ना, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी थी, उसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? नहीं की।
दुख था, लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में यहाँ जहाँ हूँ बुरा सोचूंगा भी कैसे, अर्थात यहाँ बुरा सोचूंगा भी कैसे। मुझे तो सभी पर दया आती है यहाँ से नीचे देखने पर, मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, सैला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ है, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ। दादा, ये सब देख देख कर, सुन सुन कर मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। अभी से भी बच्ची कुछ जिंदगी के साफ इंसाफ किया जा सकता है। वो अपने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थी। मौत, बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ़ करो महिला मिस अनुज, मेरी खुददारी को बख्श दो। अब तो जिंदा रहने तक न ये बल उतर सकेदन न हम, अर्थात ये न तो ये बैल उतर सकते हैं और न हम। आई होप दोस्तों, तो यह पाठ आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको आपके मर्म को भी भेदने वाला लगा होगा। तो कह सकते हैं कि अगर आपने इसे अच्छी प्रकार से नहीं सुना है, अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा है, तो एक बार इसको अवश्य सुने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक कहानी है। धन्यवाद।